स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है क्षतिपूर्ति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि धारा 124 में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका यहीं से क्वेश्चन एक बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि क्षतिपूर्ति की संविदा किस धारा में दी गई है। तो याद कर लेना एकदम अच्छे से कि धारा 124 में दिया गया है। ठीक है, अब इसकी बहुत बच्चों को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, आज आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा इस टॉपिक को पढ़ करके। आइए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे व्यक्ति को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति बचाने का वचन दे रहा है यानी क्षति से बचाने का वचन दे रहा है उसी को वचनदाता कहते हैं। ठीक है, यानी एक पक्षकार आपका ये हो गया और दूसरा पक्षकार आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से इस दूसरे व्यक्ति को हुई हानि से वचन देता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति की संविदा बोलते हैं। ओके, अब हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपकी बीमा की संविदा जो होती है एक क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। अब इससे देखना कितना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कार खरीदते हो कोई, ठीक है, उसका बीमा करवाते हो, आप जाते हो बीमा कंपनी के पास, प्रस्ताव रखते हो, वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। उसके बाद आप हर महीने या हर साल प्रीमियम भी उसका भरते हो। फिर जब कभी भी अगर कोई हो सकता, जरूरी नहीं कि आपकी कार चोरी हो जाए या न चोरी हो या एक्सीडेंट हो ही, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाती है या चोरी हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कार चोरी कर लेता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर बीमा कंपनी जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। ओके, तो ये बीमा कंपनी जो है ये वाला जो व्यक्ति है जो वचन दे रहा है, यहाँ पर ये बीमा कंपनी है, और जो आप हो, आप जो मोटरसाइकिल या कार का बीमा करवाने गए हो, आप ये वाले व्यक्ति हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन है आपका। का ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए, ये का व्यक्ति है, का ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के लिए जो गा 200 रुपए की आमुख राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए, खा की क्षतिपूर्ति करने का वचन करता है। कौन करता है? आपका का जो है ये वचन देता है कि गा के द्वारा जो भी 200 रुपए के राशि के संबंध में जो कार्यवाही की जाएगी खा के विरुद्ध, तो उससे क्षतिपूर्ति कौन करेगा? का व्यक्ति, ये जो है आपका, ये इसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे का जो हो जाएगा ये क्षतिपूर्ति दाता होगा, यानी ये वचन दे रहा है कि मैं आपकी क्षतिपूर्ति करूंगा, यानी क्षतिपूर्ति का मतलब भरपाई करूंगा। ठीक है, और नुकसान से बचाऊंगा। और यहाँ पे खा जो है, खा को वचन दिया जा रहा है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति धारी कहा जाएगा इसको। ठीक है, इंडेमनी होल्डर बोला जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व क्या है? तो पहले तो जो आपकी एक संविदा के आवश्यक तत्व होते हैं वो तो इसमें विद्यमान होते ही होते हैं, इसके साथ कुछ और भी आवश्यक तत्व होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। जैसे कि एक संविदा में क्या क्या होना चाहिए? 2 पक्षकार होने चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना यानी ऑफर किया जाना चाहिए, एक पार्टी के द्वारा ऑफर किया जाता है, दूसरी पार्टी के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी प्रेशर में किया जा रहा हो। ठीक है, तो स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। प्रतिफल भी, बीमा, आप बीमा का एग्जांपल लो, जब भी आपको क्षतिपूर्ति की संविदा समझना हो तो बस आप ये वाला एग्जांपल ले लेना कि आप कार का अपने बीमा करवाने गए हो, वहां पे बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी आपकी वो है जो क्षतिपूर्ति करने का वचन दे रही है, आप वो हो जिसको दे रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप हो और बीमा कंपनी है, तो 2 पक्षकार हो गए। प्रस्तावना, आप गए वहां पे, प्रस्ताव आपने किया। फिर दूसरा क्या? स्वीकृति, बीमा कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया। स्वतंत्र सहमति, ना आपके ऊपर कोई दबाव है ना बीमा कंपनी के ऊपर दबाव है, पूरी फ्री कंसेंट है, कोई कपट नहीं है। ठीक है, और कोई भी असमय का असर, कोई भी उत्पीड़न, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, प्रतिफल जो आप हर महीने या साल में जो भी प्रीमियम भरते हो इसका, तो वो आपका प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं इसका, जिसमें आता है कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन दिया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या इसका एक आवश्यक तत्व है। तो इसमें क्या होता है? एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है। ठीक है, अब दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा? इसमें 2 पक्षकार होते हैं, अभी हमने आपको बताया। इसमें 2, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? तो 2 पक्षकार होते हैं। आप सोचते होंगे कि हर संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, लेकिन नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी प्रतिभूति की जो संविदा होती है उसमें 3 पक्षकार होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना इसमें सिर्फ 2 ही पक्षकार होते हैं। बस आप यही वाला बीमा वाला एग्जांपल याद रखना, आप हो और बीमा कंपनी 2 पक्षकार हो, तो ये जो क्षतिपूर्ति करता होता है ये समझ जाओ ये बीमा कंपनी है। ठीक है, इंडेमनीफायर है जो आपको वचन दे रही है। क्षतिपूर्ति धारी इंडेमनी होल्डर यानी आप हो
क्षतिपूर्तिकर्ता से याद रखना, जो कर रहा है क्षतिपूर्ति कर रहा है, क्षतिपूर्तिधारी यानी जो धारण कर रहा है, वचन को धारण कर रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब दूसरा क्या है इसका एसेंशियल एलिमेंट, कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो समाश्रित संविदा होती है। कैसी होती है? समाश्रित। समाश्रित का मतलब क्या होता है कि ऐसी घटना जो निश्चित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बीमा होती है वो एक क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, लेकिन आपकी जो जीवन बीमा की संविदा होती है वो एक क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती है, याद रखना आपका। क्यों? अब इसमें डिफरेंस ये समाश्रित संविदा वाला है। समाश्रित संविदा क्या होता है? ऐसी घटना जिसका होना या ना होना निश्चित ना हो, एक अनिश्चित घटना हो। वो घटना हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। जैसे आप अपनी कार का बीमा करवाने के, एक्सीडेंट का पता होता है क्या आपको कि कब आप का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कब आपकी चोरी होगी, नहीं पता होता है। तो ये है एक समाश्रित संविदा, यानी एक मतलब कोई घटना निश्चित नहीं है, तो ऐसी घटना के लिए जो संविदा की जाती है वो समाश्रित संविदा होती है, ठीक है। जीवन बीमा तो पता है सबको, मरना तो निश्चित है, लेकिन चोरी होना, ना होना, आग लगना, ये सब निश्चित नहीं है। तो ऐसी जो संविदाएं होती है वो समाश्रित संविदा होती है, ठीक है। इसमें क्षतिपूर्ति होती है, लेकिन जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है आपका, कि यह सद्विश्वास की संविदा पे आधारित होता है। सद्विश्वास का मतलब होता है विश्वास के साथ जो भी आप क्षतिपूर्ति जो धारी होगा वो कुछ भी छिपाएगा नहीं क्षतिपूर्ति दाता से, ना ही क्षतिपूर्ति दाता क्षतिपूर्ति धारी से कुछ भी छिपाएगा। कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रखना है। नेक्स्ट आपका आवश्यक तत्व क्या है, इसमें क्षतिपूर्ति धारी वास्तविक क्षति की प्राप्ति, यहां पर लिख लेना, प्राप्ति करने का हकदार होता है, ठीक है। यानी क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति की प्राप्ति करने का हकदार होता है, ना कि अनुबंधिक संपूर्ण राशि पाने का अधिकार होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो क्षतिपूर्तिधारी होता है, जिसको क्षति होती है, ठीक है, जो वचन धारण करता है, तो वो सिर्फ वही क्षति प्राप्त कर सकता है क्षतिपूर्तिकर्ता से जो उसको हुआ है। जैसे कि आपकी जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आपकी है मान लो 60,000 की है, ठीक है, हम मान लेते हैं 60,000 की आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है। आपने जो बीमा करवाया है वो 1 लाख का बीमा करवाया है, आपने बीमा 1 लाख का करवाया है, मोटरसाइकिल आपकी 60,000 की, ये चोरी हो जाती है, तो बीमा कंपनी आपको 1 लाख रुपया नहीं देगी, बीमा कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए देगी। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपनी दुकान का बीमा करवाया है, मान लो 10 लाख का बीमा करवाया है, लेकिन जो सामान जला या आपकी दुकान में जो आग लगी, तो वो जितना जो सामान नुकसान होगा वो सिर्फ 20,000 का नुकसान होगा, तो बीमा कंपनी आपको 10 लाख नहीं देगी बल्कि 20,000 देगी, जितनी आपको क्षति हुई है। तो यही इसमें कहा गया है कि जो क्षतिपूर्तिधारी होता है वो वास्तविक क्षति की प्राप्ति करता है, उसको सिर्फ वास्तविक क्षति प्राप्त करने का हक होता है, ना कि संपूर्ण राशि, ठीक। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, क्योंकि आपके एग्जाम में केसेस से भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई केस लिख दिया जाए और 4 उसमें ऑप्शन लिख दिए जाते हैं कि इस केस में क्या कहा गया था, या फिर कोई डेफिनेशन लिख दी जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिनमें केसेस होंगे कि ये डेफिनेशन किस केस में कहा गया था। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आराम ये हो जाता है कि उसमें आपको जो केस याद हो लिखो, नहीं याद है तो छोड़ दो, ठीक है। तो अब हम पहला केस देख लेते हैं, आपका काफी इंपॉर्टेंट केस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस भारत संघ का आपका केस है। इस केस में क्या कहा गया था कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस भी हो सकता है और विवक्षित यानी इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो बोलकर लिखकर संविदा की जाए, और विवक्षित का मतलब होता है जो आचरण के द्वारा अनुमान लगाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका विश्वनाथ वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये जो केस है ये आपका सीधा ऑब्जेक्टिव में तो इससे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्या कहा गया, लेकिन हाँ ये ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको इस केस के बारे में पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव है तो उसमें आप इस केस को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये केस क्या था इसके बारे में जान लो। मोटर गाड़ी की चोरी, ये मैंने इसको एक कह सकते हो कि टाइटल दे दिया है जिससे कि आप लोग याद रख पाओगे, क्योंकि हजारों केस होते हैं, आप लोग हर एक केस को पूरा याद करने बैठोगे तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस केस को ऐसे याद कर सकते हो कि जो विश्वनाथ वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो केस है, इस केस में क्या होता है कि वादी के द्वारा एक मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया जाता है जो कि 1 लाख का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। 1 लाख का इंश्योरेंस होता है और इसकी जो गाड़ी होती है वो चोरी हो जाती है। बीमाकर्ता के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि वो इस गाड़ी का सिर्फ बाजार मूल्य, जो उस समय जो बाजार में उस गाड़ी का मूल्य था सिर्फ वही देगा। न्यायालय के द्वारा इस तर्क को अस्वीकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, वादी को जितनी क्षति हुई है उसको उतनी भरपाई करी जाएगी। ये इस केस में कहा गया था। आइए अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डगडेल वर्सेस लोवरिंग का केस है।
ये केस जो है आपका, इसको मैंने ये टाइटल दिया है ट्रक के दावेदार। इससे आप याद कर सकते हो इस केस को। अब थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, मैं इसके फैक्ट बताती हूँ आपको, जिससे ये केस आपको याद हो जाएगा। आइए अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। इस बात में क्या होता है कि एक प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी और वादी तो आप लोग जानते ही होंगे। वादी वो होता है जो वाद लाता है, प्रतिवादी वो होता है जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है। तो एक प्रतिवादी होता है और दूसरा कौन होता है, केपी कंपनी होता है। ठीक है, कौन होता है, एक वादी होता है, दूसरा केपी कंपनी होता है, और दोनों कुछ ट्रकों के दावेदार होते हैं। ठीक है, ये समझ जाओ ये कौन है, ट्रक है। ठीक है, दोनों कहते हैं कि ये ट्रक हमारे हैं, लेकिन स्वामी तो किसी का सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर जो ट्रक होते हैं ये वादी के कब्जे में होते हैं। किसके कब्जे में होते हैं, वादी के कब्जे में होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ जाओ, इस केस में कौन कौन होता है, एक प्रतिवादी होता है और एक केपी कंपनी होता है। दोनों कुछ ट्रकों के दावेदार होते हैं, दोनों कहते हैं ये ट्रक हमारे हैं, लेकिन जो ट्रक होते हैं वो वादी के कब्जे में होते हैं। ठीक है, प्रतिवादी के द्वारा वादी से इन ट्रकों की मांग की जाती है। तो वादी कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आप हमें एक क्षतिपूर्ति का बॉन्ड दीजिए जिसमें ये लिखा होगा कि जब भी अगर वादी को कभी भी इनकी वजह से, इन ट्रकों की वजह से कोई उत्तरदायित्व आएगा वादी के ऊपर, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो प्रतिवादी करेगा। तो प्रतिवादी के द्वारा कोई उत्तर ना देने के बावजूद भी वादी के द्वारा इन ट्रकों को दे दिया जाता है। ये वादी जो है इन ट्रकों को प्रतिवादी को दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी केपी कंपनी होती है, केपी कंपनी के द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाता है कि जो ट्रक हैं ये इसी के हैं। फिर क्या होता है कि केपी कंपनी के द्वारा वादी को उत्तरदायी ठहराया जाता है इन ट्रकों का मूल्य देने के लिए। और वादी जब प्रतिवादी से इस क्षतिपूर्ति की मांग करता है तो प्रतिवादी के द्वारा ये कहा जाता है कि उसने ऐसी कोई संविदा ही नहीं की है क्षतिपूर्ति की। जब ये वाद न्यायालय में जाता है तो न्यायालय के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी ने बेशक प्रतिवादी ने अभिव्यक्त रूप से तो नहीं ये संविदा की है क्षतिपूर्ति की, लेकिन उसके आचरण से, उन्होंने जब ट्रकों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो उनके आचरण से ये सिद्ध हो गया कि जो प्रतिवादी है ये क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए सहमति देता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे और इससे ये सिद्ध होता है कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा है वो अभिव्यक्त और विवेचित दोनों हो सकती है। आइए अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मदन मोरेश्वर का केस। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या कहा गया कि जब ये प्रश्न उठा कि जो क्षतिपूर्ति धारी है वो कब क्षतिपूर्ति दाता से धन की मांग करेगा, तो इस केस में कहा गया कि जैसे ही क्षतिपूर्ति धारी का दायित्व स्पष्ट हो जाता है वैसे ही क्षतिपूर्ति दाता से धन की मांग कर सकता है। आपका जो क्षतिपूर्ति धारी है इसका दायित्व जैसे स्पष्ट हो जाएगा कि भाई आपको ये धन देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, वैसे ही वो क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान की मांग कर सकता है, यानी धन की मांग कर सकता है। जैसे ही इसमें आप पहले वाला केस आप लोगों ने देखा कि इसमें जब वादी को कहा गया कि आप इन ट्रकों का मूल्य दीजिए, तब वादी ने प्रतिवादी से इन ट्रकों का मूल्य प्राप्त किया, यानी क्षतिपूर्ति या जो धन है उसकी मांग करी। ठीक है, तो ये कुछ केस थे, काफी इंपॉर्टेंट केस थे। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार, क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्यभूति की संविदा में अंतर, और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और वो हम कवर करेंगे इसके अदर पार्ट में। तो चलिए अब उस वीडियो को देख लेते हैं। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट की क्लास का पार्ट 2 वीडियो और इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, फिर इसको आप लोग देखिएगा। ओके, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार और क्षतिपूर्ति की संविदा प्रत्यभूति की संविदा में डिफरेंस, और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि आप लोग कमेंट में पूछते हो कि मैम इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि जो टेलीग्राम में हमारा कृतिकवि एलएलबी नाम से चैनल है, तो उसमें मैंने पहले अपलोड करा हुआ है काफ़ी एलएलबी बीएलएलबी का स्टडी मटेरियल, लेकिन अब से जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसकी पीडीएफ नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या है कि आप लोगों के द्वारा ये भी कंप्लेन आई कि मैम जो लिंक्स हैं जो पुराने हो चुके हैं वो ओपन नहीं हो रही हैं, कुछ बच्चों को स्टडी मटेरियल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट है जैसे टॉट और इंटरप्रिटेशन के मैंने पूरे फुल नोट्स अपलोड कर रखे हैं, काफ़ी 15-15 20-20 पीडीएफ हो गई हैं, तो वो सारी आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है सीक्वेंस वाइज। तो मैंने इनका क्या करा है कि एक वेबसाइट बनाई है जिसमें मैंने सारा कुछ उसमें अपलोड कर दिया है और कुछ अभी अपलोड करना बाकी है। तो ये जितने भी मेरे वीडियो आएंगे सारे आपको वेबसाइट में मिलेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जाके, और वेबसाइट में भी जा सकते हो, वहां और भी पीडीएफ्स पड़ी हैं, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 125 में क्षतिपूर्ति धारी को अधिकार दिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडेमनी होल्डर को
लोग किस सेक्शन में राइट प्रोवाइड है, तो आप लोग बता सकते हो कि धारा 125 में इंडेमनी होल्डर को राइट प्रोवाइड है। और ये किस प्रकार के राइट है? क्षतिपूर्ति धारी है वो वचनदाता से कई प्रकार की नुकसानी प्राप्त कर सकता है, क्षति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला अधिकार क्या है कि जो क्षतिपूर्ति धारी है तो ये वे सारी नुकसानी प्राप्त कर सकता है जो नुकसानी देने के लिए उसे किसी ऐसे वाद में विवश किया जा रहा है जिसके विषय में पहले से ही क्षतिपूर्ति की संविदा हो चुकी है। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति धारी क्या करेगा? वचनदाता से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, नुकसानी की मांग कर सकता है। अब नेक्स्ट राइट क्या है? नेक्स्ट है वे सारे खर्चे भी प्राप्त कर सकता है जो किसी वाद को लाने में या फिर किसी वाद में अपनी प्रतिरक्षा करने में उसने खर्च किए हैं। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि उसने जो आपका वचनदाता है उसके आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार से काम किया हो या इस प्रकार से उसने कार्य किया हो जैसे कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति यानी एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति कार्य करता है, यानी इस तरीके से कार्य किया हो जैसे कि अगर क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती तब जो कार्य करता उस प्रकार से कार्य किया हो। ठीक है, और हाँ एक और जरूरी चीज है इसमें कि जो क्षतिपूर्ति धारी है उसको वचनदाता ने प्राधिकृत भी किया हो, ऐसे किसी वाद को लाने में या वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत भी किया हो। ठीक है, और अगला राइट क्या है कि जो क्षतिपूर्ति धारी है तो वो सारी धनराशियां भी प्राप्त कर सकता है जो उसने किसी समझौते के दौरान दी है, किसी समझौते में उसने जो धनराशि दी है तो वो धनराशि वो क्षतिपूर्ति दाता से प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर वही दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उसने वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल ना समझौता किया हो और प्लस जो वचनदाता है उसने उसको प्राधिकृत किया हो, ऐसे समझौता करने के लिए उसको प्राधिकृत भी किया हो। ठीक है, और ऐसा कार्य किया हो जैसा कि जब संविदा ये नहीं होती तब एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति जो कार्य करता उस तरीके से उसने कार्य किया हो। ठीक है, अब इसको सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति धारी को वचनदाता से वे सारी नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे किसी ऐसे वाद में विवश किया जा रहा हो जिससे संबंधित क्षतिपूर्ति की संविदा हो चुकी है। दूसरा है वे सारे खर्चे भी प्राप्त कर सकता है जो किसी वाद को लाने में या किसी वाद में अपने आप को बचाने में, प्रतिरक्षा करने में उसने खर्च किया हो, लेकिन ध्यान रहे वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार से कार्य किया हो जैसे कि अगर एक संविदा नहीं होती तब कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कार्य करता और वचनदाता ने उसको प्राधिकृत भी किया हो ऐसे किसी वाद को लाने में। तीसरा है आपका वे सारी धनराशियां भी प्राप्त कर सकता है जो उसने किसी समझौते के दौरान दी है और ऐसा समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, वचनदाता ने उसको प्राधिकृत किया हो ऐसे समझौता करने के लिए। आइए अब हम देख लेते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा धारा 124 में दी गई है जबकि प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा धारा 126 में दी गई है। याद रखना आप लोग, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा इनकी डेफिनेशन जो है क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है? ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को ही हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। ठीक है, प्रत्याभूति की संविदा ऐसी संविदा होती है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा प्रत्याभूति की संविदा कहलाती है। हो सकता है यहाँ से आपको न समझ में आया होगा क्योंकि कुछ लोगों ने डेफिनेशन नहीं पढ़ा होगा, टॉपिक ही नहीं पढ़ा होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका आगे का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हो आप और आपको 10 रुपए का पेन लेना है, ठीक है, तो आप अपने घर से काफी दूर एक दुकान में गए और यहाँ आपको पेन लेना है, 10 रुपए लेके गए हो। यहाँ जब आप गए तो आपको पता चला यहाँ 10 रुपए का पेन ही नहीं, यहाँ तो 20 रुपए का पेन है। तो आपने कहा अंकल जी ऐसा करिए 20 रुपए का पेन मुझे दे दीजिए, अभी 10 रुपए ले लो और कल सुबह आऊंगा मैं 10 रुपए आपको दे दूंगा। के अंकल जी कहते हैं भाई मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, पता नहीं आप दोगे कि नहीं दोगे, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। और बगल में एक महापुरुष बैठे होते हैं और ये आपके पड़ोसी होते हैं। ये इस दुकानदार से कहते हैं कि ऐसा करो तुम इसको दे दो पेन, और ये मैं इसको जानता हूँ काफी अच्छा लड़का है, ये आपको सुबह दे देगा आके 10 रुपए। ये कहते हैं भाई लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा। तो ये अंकल जी कहते हैं ऐसा करो मैं आपको गारंटी इसकी देता हूँ कि ये आपको देगा, अगर नहीं देता है तो मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये जो एक संविदा हुई, ठीक है, ये क्या होती है? एक प्रतिभूति की संविदा होती है। अब यहाँ से आप लोग याद रखिएगा जो दुकानदार है वो क्या है? लेनदार है, और ये जो अंकल जी हैं ये क्या है? प्रतिभू हैं, और आप जो पेन लेने गए हो आप क्या हो? एक मूल ऋणी हो। ठीक है, अब हम आगे डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस से एक एक इसी एग्जाम्पल को बस आप लोग याद रखिएगा, आगे का डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
आइए अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट डिफरेंस कि क्षतिपूर्ति के अधीन दायित्व समासित होता है, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है इसमें दायित्व जो होता है समासित होता है, अभी आप लोग पढ़ के आए हो। और जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें दायित्व जो होता है वो विद्यमान होता है, क्योंकि प्रतिभूति के आधार पर कोई कार्य होने से दायित्व अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, आप और बीमा कंपनी, ऐसे एग्जाम्पल याद कर सकते हो। लेकिन जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें 3 पक्षकार होते हैं, एक आप हो जो पेन लेने गए हो, एक आपके बगल के पड़ोसी अंकल जी हैं और तीसरा है दुकानदार। तो इस तरीके से 3 पक्षकार होते हैं। कौन है, लेनदार और मूल्य ऋणी प्रतिभू। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि जो क्षतिपूर्ति में केवल एक ही संविदा होती है, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है उसमें केवल एक ही संविदा होती है, आपके और बीमा कंपनी के बीच में जो संविदा होती है वो एक ही होती है। लेकिन जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें 2 संविदाएं होती हैं, आपके बीच में और लेनदार के बीच में जो संविदा हुई, एक ये हो गया, और दूसरा जो है अंकल जी और ये दुकानदार के बीच में जो संविदा हो गई, 2 संविदाएं हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम इसी के आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पर आप लोग इसके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा जो होती है इसमें वचन मूल रूपी होता है, लेकिन जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें वचन संपार्श्विक होता है। ओके, चलिए अब हम इसके देख लेते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ के आए हो, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इसके आंसर खुद दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसके आंसर दोगे अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है, भाई किस धारा में क्षतिपूर्ति की परिभाषा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताइए। 1 मिनट वीडियो पॉज करिए और सोचिए धारा, किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है धारा 124। धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी नंबर। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ऐसी संविदा जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नुकसानी से बचाता है होती है, क्या होती है, क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि इसमें कौन सा एक क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। मैंने वीडियो में बताया था, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सोचिए एक बार कि इनमें से कौन सी एक क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो जीवन बीमा की संविदा है ये आपकी क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है, और बाकी जो भी संविधाएं होती हैं आपकी अग्नि बीमा हो गई और जो जितनी भी प्रकार की बीमाएं होती है वो सारी आपकी क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। ठीक है, लेकिन जीवन बीमा की संविदा जो होती है ये आपकी क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसके आंसर आ रहे होंगे अगर अच्छे से आप लोगों ने अभी तक का वीडियो देखा है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं, ये भी हमने आपको बताया है, अभी बता के आए हैं कि क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं। यस, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, 2 पक्षकार होते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं, 2 पक्षकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षतिपूर्ति की संविदा का आवश्यक तत्व नहीं है। यहाँ नहीं वर्ड को ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा आपका एक क्षतिपूर्ति की संविदा का आवश्यक तत्व नहीं है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें 2 पक्षकार होते हैं, ये तो है आवश्यक तत्व, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आवश्यक तत्व नहीं है। अगला देख लेते हैं, यह सदविश्वास की संविदा पर आधारित होता है, ये भी आपका है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। अब यहाँ देख लेते हैं, वास्तविक क्षति की पूर्ति होती है, तो ये भी आपका आवश्यक तत्व है। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें क्या आवश्यक तत्व नहीं है, तो सी जो है यानी समाशय संविदा नहीं होता है, ये आपका आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो एक समाशय संविदा होती है, लेकिन सी ऑप्शन में लिखा है कि ये समाशय संविदा नहीं होती। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर थोड़ा सा सही से आप आंसर पढ़ोगे नहीं तो फिर गलत ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षतिपूर्ति धारी यानी जो इंडेमनी होल्डर है उसको अधिकार के अंतर्गत दिए गए, किस धारा के अंतर्गत उसको दिए गए अधिकार, आप लोग इसका बताइए आंसर। अभी हमने आपको बताया था, सोचिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। करेक्ट आंसर इसका क्या है, धारा 125। अभी हमने बताया था आपको, धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है और धारा 125 में आपका क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है,
आपको लग रहा होगा कि कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन यही जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत टफ लगते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमें कोई चीज़ आती है तो हमें वो चीज़ आसान ही लगती है। अभी आप लोगों ने शायद वीडियो ज़्यादा अच्छे से देखा होगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं है तब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, इससे क्या होता है हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति में कितनी संविधाएं होती हैं। जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है इसमें कितनी संविधाएं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए नंबर। क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है इसमें एक ही संविदा होती है, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो प्रतिभूति की संविदा होती है उसमें 2 संविधाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। प्रतिभूति की संविदा परिभाषित है, यानी प्रतिभूति की जो संविदा है वो परिभाषित है, किस धारा में परिभाषित है, ये आप लोग इसका आंसर बताइए। तो प्रतिभूति की जो संविदा है वो धारा 126 में परिभाषित है और क्षतिपूर्ति की संविदा 124 में परिभाषित है। क्षतिपूर्ति धारी को अधिकार दिए गए हैं 125 में और प्रतिभूति की संविदा जो है वो 126 में परिभाषित है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF से आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कोई पार्ट आपका मिस हो गया हो, छूट गया होगा, तो आप PDF डाउनलोड करिए, वहां से पढ़िए, ठीक है। जो चीज ना समझ में आए एक बार फिर से वीडियो देख लो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रतिभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि प्रतिभूति की संविदा जो होती है इसमें 3 पक्षकार होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, आप बताइए क्षतिपूर्ति की संविदा कैसी होती है, विद्यमान संविदा होती है या समाश्रित संविदा होती है, निश्चित संविदा होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समाश्रित संविदा। जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है तो वो कैसी होती है, समाश्रित संविदा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, अब आपको बताना है कि किस वाद में है। स्टेटमेंट क्या है कि जैसे ही क्षतिपूर्ति धारी का दायित्व स्पष्ट हो जाता है वैसे ही क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान के लिए धन की मांग कर सकता है। तो ये किस वाद में कहा गया था, आप लोग थोड़ा सा सोचिए और बताइए। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके एग्जाम में केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। डगडेल वाला जो केस है, डगडेल वर्सेस लोवरिंग का केस, वो तो ट्रक के दावेदार वाला केस है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस भारत संघ का जो केस है इसमें तो ये कहा गया था क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त और विवेचित दोनों हो सकती है। अब आपका एक ही केस बचा, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मदन मोरेश्वर का केस। इसी वाद में ये कहा गया था कि जैसे ही क्षतिपूर्ति धारी का दायित्व स्पष्ट हो जाता है वैसे ही वो क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान के लिए धन मांग कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि क्षतिपूर्तिधारी वचनदाता से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है जब उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो, वचनदाता ने प्राधिकृत किया हो, सामान्य बुद्धि की व्यक्ति की तरह कार्य किया हो या उपरोक्त सभी। इनमें कौन सा करेक्ट आंसर है, आप लोग बताइए। तो अगर ध्यान से पढ़ा होगा आपने क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, तो उसमें ये सभी बातें आप लोगों ने देखी है कि जो क्षतिपूर्तिधारी है तो वो क्षतिपूर्ति दाता से नुकसान प्राप्त कर सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और एक सामान्य बुद्धि की या प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य किया हो और वचनदाता ने उसको प्राधिकृत भी किया हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त और विवेचित दोनों हो सकती है। अब ये किस वाद में कहा गया, तो ये तो आपको आ जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस भारत संघ के वाद में कहा गया था, ठीक है। तो सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर है, ओके। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छा लगा हो, जो भी अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा।